हम लोग पिछले लेक्चर पे वेल ऑर्डर्ड सेट, वेल ऑर्डरिंग थ्योरम देख रहे थे। वेल ऑर्डर्ड सेट के बारे में क्या बात की गई थी कि वेल ऑर्डर्ड सेट वो एक अलग बात है कि टोटली ऑर्डर्ड सेट वेल ऑर्डर्ड होगा या वेल ऑर्डर्ड सेट टोटली ऑर्डर्ड होगा, वो तो एक अलग क्वेश्चन था। लेकिन वेल ऑर्डर्ड सेट के लिए आप एक पोसेट लेंगे और वो वेल ऑर्डर्ड कब कहलाएगा, जब उसके हर एक सबसेट का एक लीस्ट एलिमेंट होगा उसके पास, उसके हर एक सबसेट के पास में, नॉन एम्प्टी सबसेट के पास में लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि वो जो पोसेट है वो वेल ऑर्डर्ड है। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, एक एग्जांपल देखा था कि जैसे कि रियल लाइन विद यूजुअल ऑर्डर इज नॉट वेल ऑर्डर्ड बट इट इज टोटली ऑर्डर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि वेल ऑर्डर्ड नहीं है पर टोटली ऑर्डर्ड है। मतलब टोटली ऑर्डर होने से वेल ऑर्डर होने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हमने ये बात भी देखी थी कि वेल ऑर्डर्ड अगर कोई सेट होगा तो वो टोटली ऑर्डर्ड जरूर होगा। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने दो एलिमेंट्स लिए थे x और y, फिर एक सेट तैयार किया था x, y, दो एलिमेंट्स का सेट। फिर हम लोगों ने कहा था कि अगर वेल ऑर्डर्ड है वो सेट तो वो जो दो एलिमेंट का सेट है उसके पास भी लीस्ट एलिमेंट होगा। तो आइदर x विल बी द लीस्ट एलिमेंट और y बी द लीस्ट एलिमेंट, विल बी द लीस्ट एलिमेंट। अगर x लीस्ट एलिमेंट है तो x लेस देन इक्वल टू y हो जाएगा, और अगर y लीस्ट एलिमेंट है तो y लेस देन इक्वल टू x हो जाएगा। इन बोथ द केसेस कंपैरेबल हो जाएंगे। और अगर कोई भी दो एलिमेंट आप लें और कंपैरेबल हो रहे तो वो टोटली ऑर्डर्ड सेट होता है, वो पोसेट जो है वो टोटली ऑर्डर्ड कहलाता है। फिर हम लोगों ने वेल ऑर्डरिंग थ्योरम की बात की थी। वेल ऑर्डरिंग थ्योरम क्या कहता है कि एवरी सेट, दिस स्टेटमेंट इज मोर जनरल, एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड। एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने जैसे बताया था इसे r लेस देन इक्वल टू इज नॉट वेल ऑर्डर्ड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेल ऑर्डरिंग थ्योरम गलत हो गया, ये बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि r के साथ में ये रिलेशन मिलकर के वेल ऑर्डर्ड नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है। एक ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा जिसको r के साथ मिलाएंगे, रिलेशन मींस पार्शियल ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा जिसको r के साथ में रखेंगे तो जो पोसेट बनेगा वो वेल ऑर्डर्ड जरूर होगा। और उसको प्रूव नहीं कर सकते, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन अगर एक्सियम ऑफ चॉइस, मैंने बोला था ना कि एक दूसरे को इंप्लाई करते हैं कि अगर हमने एक्सियम ऑफ चॉइस को सही मान लिया तो हम वेल ऑर्डरिंग थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से एक दूसरे को ये सब चीजें इंप्लाई करती हैं लेकिन इंडिपेंडेंट इनके लिए प्रूफ नहीं है। ठीक, फिर मैंने, ठीक है ये बात हो चुकी थी वेल ऑर्डरिंग। हाँ, एक एग्जांपल दिया था कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, सेट ऑफ इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स के लिए तो बहुत आसान है कि वो वेल ऑर्डर्ड है, कोई भी मतलब आप यूजुअल ऑर्डर ले लेंगे तो भी वेल ऑर्डर्ड है। लेकिन सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए मैंने इस तरह से ऑर्डरिंग की थी 0 1 2 3 4, याद है? तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि इस ऑर्डरिंग के साथ में ये वेल ऑर्डर्ड हो जाता है। फिर क्या देखा गया था, मैथमेटिकल इंडक्शन की बात चल रही थी। यस, तो मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई सेट S लेते हैं where S is nothing but a subset of n set of natural numbers, and if these two conditions hold, what are these two conditions? Condition 1 is that 1 belongs to S, and the other condition is for all k belonging to S, k plus 1 also belongs to S. For all k belonging to S, k plus 1 also belongs to S. Then what is the conclusion? The conclusion is that set S will be equal to n. Set S will be equal to n. So this is mathematical induction। और इसको हम लोगों ने देखा था कि जब लोग Pn be true then या Pk be true then Pk plus 1 be true then the statement is true for all, and वो बात इसी से निकल के आ जाती है। अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि मैथमेटिकल इंडक्शन, अच्छा वेल ऑर्डरिंग थ्योरम, वेल ऑर्डरिंग नाम क्यों रखा गया है, why this name? ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है कि हम लोग वेल ऑर्डरिंग नाम क्यों रखते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सपोज कीजिए कुछ ना कुछ इसका ऑर्डरिंग से रिलेशन होगा तभी वेल ऑर्डरिंग नाम रखा गया है। सपोज कीजिए कि कोई आपने A सेट लिया जो कि n का सबसेट है, ठीक, तो
और वो नॉन एम्प्टी है, दैट इज नॉन एम्प्टी आल्सो. So every non-empty subset has a least element. So this set capital A will also will be having a least element. इस set A का कोई least element होगा. Suppose that least element is A1. ठीक है? So A1 मैंने एक element A में से देख लिया कि हाँ ये एक element A1 है जो कि least element of capital A है with the order, with respect to order. जो भी order है उसके सापेक्ष ये least element है. अब मैंने कहा कि आप A में से A1 को माइनस कर दो. मतलब जैसे सबसे पहले आपके पास सेट A था, अब आपने A में से इस A1 को हटा दिया, तो जो बचा वो आपने लिया, दैट इज A माइनस A1. क्या ये A माइनस A1 जैसे A n का सबसेट है, तो क्या A माइनस A1 n का सबसेट नहीं होगा? ये भी होगा. ठीक है ना? और वेल ऑर्डरिंग में कह रहे हैं कि एवरी सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट हैज अ लीस्ट पॉइंट, तो इसका मतलब है A माइनस A1 का भी एक लीस्ट पॉइंट होगा. सपोज दैट लीस्ट पॉइंट इज A2. So A2 is what is A2? A2 is least point of A minus A1. अब एक बात सोचिए कि A1 और A2 में क्या रिलेशन होगा? बहुत सिंपल सी बात है. A1 जो था वो पूरे सेट A का लीस्ट पॉइंट था. यानी A1 लेस देन इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल A. पूरे सेट A का लीस्ट पॉइंट A1 था. ठीक? और A2 कहां का पॉइंट है? A2 A का ही तो मतलब A minus A1 मतलब A2 है तो A का ही पॉइंट. तो अगर A1 और A2 में हम लोग देखें कि क्या रिलेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि A1 पूरे सेट का लीस्ट पॉइंट है, सो A1 विल बी लेस देन इक्वल टू A2. ओके? अब अगर हम लोग A में से A1 और A2 दोनों माइनस करते हैं और फिर एक नया सेट तैयार करें, मतलब A माइनस A1 A2, वो भी n का सबसेट होगा, उसका भी लीस्ट एलिमेंट होगा. सपोज दैट लीस्ट एलिमेंट इज A3. और अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो हमें जो सेट हमारा कैपिटल A है, हम क्या देख पाएंगे कि उस सेट कैपिटल A की ऑर्डरिंग होगी. उसके एलिमेंट A1, A2, A3 एंड सो ऑन. हो गया ना? तो इस तरह से इसीलिए ये नाम दिया गया है इसको वेल ऑर्डरिंग. मतलब डू वी गेट सम ऑर्डरिंग ऑफ A? यस, वी गेट ऑर्डरिंग ऑफ A. ठीक है? सो दैट इज व्हाई दिस नेम इज गिवन. नाउ वेल ऑर्डरिंग को मैथमेटिकली मैंने आपको इससे जाते बात भी की थी कि मैथमेटिकल इंडक्शन को वेल ऑर्डरिंग की मदद से हम लोग कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं. वेल हम ये मान ले, मैंने बोला था ना कि सारी चीजें इंडिपेंडेंटली प्रूफ नहीं होंगी. हाँ वो समझ में आएंगे, हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन इंडिपेंडेंट के प्रूफ नहीं होंगे. ये सारे एक्सियम्स या जो लेमा है ये एक से दूसरे को प्रूव किया जा सकता है, इक्विवेलेंट नहीं दूसरे के. तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर हम लोग मान लें, अगर हम लोग ये मान लें कि वेल ऑर्डरिंग थ्योरम सही है, तो वेल ऑर्डरिंग थ्योरम की हेल्प से हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं. ठीक? चलिए क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि ऐसे एक सेट है, हम किसे एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन. तो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या क्या चीजें थी? सेट S था, याद आ रहा है ना? सेट S था, S सबसेट था किसका? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सबसेट था, और उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज थी. कौन सी प्रॉपर्टीज थी? 1 बिलोंग्स टू S, है ना? याद आया? 1 बिलोंग्स टू S. दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? कि if A belongs to S implies that K plus 1 also belongs to S. और हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? हम प्रूव करना चाहते हैं कि जो S होगा वो पूरा n के बराबर हो जाएगा. ठीक है? ठीक है? सपोज करते हैं कि पूरा का पूरा S n के इक्वल नहीं है. सपोज set S which has these properties is not equal to set of natural numbers. Suppose that ये इक्वल नहीं है आपस में. ठीक है? अगर ये इक्वल नहीं है और S n का सबसेट तो है ही है और ये उसके इक्वल अगर नहीं है, तो n में से S को माइनस कर देंगे तो कुछ एलिमेंट बचेंगे क्या? हाँ, कुछ एलिमेंट बच जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है. ठीक है? तो सपोज करते हैं कि हमने n में से S को माइनस किया, तो ये जो सेट बना इसमें कुछ एलिमेंट बच जाएंगे क्योंकि S n के इक्वल नहीं. तो ये कैसा सेट हुआ? नॉन एम्प्टी. ये एक नॉन एम्प्टी सेट हुआ. और क्या ये n का सबसेट है? यस, इट इज अ सबसेट ऑफ n आल्सो. एंड एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ n हैज अ लीस्ट एलिमेंट. यही तो है ना, हम लोग यही तो बात करते हैं वेल ऑर्डरिंग में. हम लोग वेल ऑर्डरिंग थ्योरम की बात कर रहे हैं, हम उसको सही मान रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूव करना चाहते हैं. तो क्या होगा? इसके पास भी, इस n - s के पास भी क्या होगा? एक लीस्ट एलिमेंट. सपोज
that least element is m, मतलब m is, मैंने शॉर्ट में लिख दिया m is least element of n minus s। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये बताइए, ये आपने कहा 1 s में है, ध्यान देंगे 1 आपने कहा s में है, ठीक है ना, 1 is in s, और देखिए और m is least element of n minus s, ठीक, m is least element of n minus s, मतलब m बिलोंग करेगा n minus s में कि नहीं? भाई लीस्ट एलिमेंट की खास बात देखिए, मैंने बोला था सुप्रीमम या अपर बाउंड सेट के बाहर हो सकते हैं, लेकिन ये जो लीस्ट है यानी फर्स्ट है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ये सब सेट के अंदर के ही एलिमेंट है। तो आप कह रहे हो कि m इज लीस्ट एलिमेंट ऑफ n minus s, तो m बिलोंग्स टू n minus s। अच्छा, अगर m n minus s में है, इसका मतलब क्या m s में हो सकता है? नहीं होगा, यानी m जो है वो s में नहीं है, ठीक, और 1 s में है। बात समझ में आ रही है? तो क्या m और 1 इक्वल होंगे? नहीं होंगे, बहुत सिंपल है, m s में नहीं है और 1 s में है, तो m is certainly not equal to 1। एक उनमें से एक s में है, एक नहीं, तो आपस में इक्वल नहीं हो सकते। m is not equal to 1, m not equal to 1, तो m 1 से क्या होगा? नेचुरल नंबर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर्स 1 से 1 या 1 से बड़े ही होते हैं, तो m 1 तो नहीं है, तो 1 नहीं है तो 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। It means that m is greater than 1, m is greater than 1, ठीक है? एक बात बताइए, m अगर 1 से ग्रेटर है और m नेचुरल नंबर है, जैसे 4 हो गया, 4 हो गया, तो अगर m -1 करेंगे तो क्या वो भी नेचुरल नंबर होगा? बिल्कुल भाई, m 1 से बड़ा है तो अगर आप उसमें से 1 और नेचुरल नंबर है, आप उसमें से 1 माइनस करेंगे, दैट विल आल्सो बी अ नेचुरल नंबर। सो m -1, व्हाट इज m -1? m -1 is also a natural number। यहां तक क्लियर हो गया? m -1 is also a natural number। अब एक बात सोचिए कि m क्या है? What is m? m is least element of n minus s। एक बात सोचो, क्या m -1 n minus s में हो सकता है? नहीं। क्या m -1 इसमें हो सकता है? नहीं। अगर होता तो क्या होता? Yes, अरे भाई, आप कह रहे हो m is least element of n minus s। अगर ये m -1 भी n minus s में होता तो हम m को least element क्यों कहते? तो हम m -1 को least element कहते, क्योंकि वो भी एक नेचुरल नंबर है। least element तो हम उसी को कहेंगे ना, तब तो हम इसको, अगर ये भी उसमें मौजूद है, इसी सेट का एलिमेंट है, तो हम इसको least element नहीं काउंट करेंगे, हम इसको least element काउंट करेंगे। इसका क्या मतलब है कि m -1 इसका एलिमेंट नहीं है, अगर रहा होता तो लीस्ट एलिमेंट वो होता, यानी m -1 is not does not belong to n s। एक बात बताइए, अगर m -1 n s में नहीं है तो इसका मतलब m -1 s का एलिमेंट है ना, ठीक। अब आप k की जगह at the place of k just put m -1 here, what do you get? k belongs to s, or you can say m -1 belongs to s, then its successor, यानी इसमें हम एक जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? m -1 में एक जोड़ दीजिए, क्या आया? n that must also belong to s, है ना। यहां से क्या बात सामने आई कि m belongs to s, ये तो बात सामने आई, बल्कि ये क्या लिखा है? m does not belong to s, so we get a contradiction। तो हमें एक कंट्राडिक्शन मिल गया। ये कंट्राडिक्शन हमें क्यों मिला? ये कंट्राडिक्शन हमें इसलिए मिला क्योंकि हमने ये माना था कि s is not equal to n, या हम यूं कहें कि n minus s is not equal to 5, इसीलिए सारा कंट्राडिक्शन मिला। तो इसका मतलब हमारा assumption wrong था। तो सही क्या है? सही ये है कि s must be equal to n, ठीक है? ठीक है, तो ठीक है, बहुत आसान से, मतलब ये बस एक एग्जांपल था, जैसे मैं ऑर्डिनरी से मैथमेटिकल शुरू किया है, आप इसका कन्वर्स ट्राई कर सकते हैं, मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन को मानते हुए वेल ऑर्डरिंग प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। ये कुछ और some more very important results।
ये रिजल्ट्स आप जरूर ध्यान रखिएगा। और ये मैंने एक लिंक यहां पे दिया है, एक वेब लिंक है, हाँ एक पीडीएफ है, और इस वेब लिंक पे इस पे इन्होंने इन रिजल्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब वैसे अगर आप इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे बुक्स में, हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत आए, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छी एक अप्रोच दी है इन रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए। जैसे पहला वाला देखते हैं, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, इसको चलिए ट्राई करते हैं। वेल ऑर्डरिंग की मदद से क्या प्रूव करने की कोशिश करते हैं? एक्सियम ऑफ चॉइस। देखिए कैसे करते हैं। अब उनका पेपर का फॉर्मेट क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा? ये भी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा ठीक, तो देखिए वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से एक्सियम ऑफ चॉइस पे आपको जाना है ना जी। ठीक, तो इसका मतलब हुआ आपने मान लिया कि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल सही है, वेल ऑर्डरिंग थ्योरम सही है, आपने मान लिया, और आप प्रूव करना चाहते हैं एक्सियम ऑफ चॉइस। अब एक्सियम ऑफ चॉइस क्या है कि कोई क्या होता है एक्सियम ऑफ चॉइस? कि कोई भी अगर हम लोग आर्बिट्रेरी कनेक्शन लेते हैं, क्या कोई भी अगर हम लोग आर्बिट्रेरी कनेक्शन लेते हैं, सो व्हाट डज एक्सियम ऑफ चॉइस से? देयर एग्जिस्ट अ चॉइस फंक्शन, देयर एग्जिस्ट अ चॉइस फंक्शन फॉर एनी नॉन एम्प्टी। हाँ, ये नॉन एम्प्टी कनेक्शन में मान के चल रहा हूं, वो जो उसमें टर्म्स थे ना कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, वो सब चीजें बार बार मैं नहीं स्टेट कर रहा हूं, वो मान के चल रहा हूं, मतलब एक नॉन एम्प्टी कनेक्शन है, ठीक है। सो इफ वी टेक एनी आर्बिट्रेरी कनेक्शन, नॉन एम्प्टी कनेक्शन, तो देयर एग्जिस्ट अ चॉइस फंक्शन एंड दिस इज एक्सियम ऑफ चॉइस, और वो एक्सियम ऑफ चॉइस हम प्रूव करना चाहते हैं। मतलब हम यहां पर ये चाहते हैं कि हमें इसके लिए क्या मिले? एक चॉइस फंक्शन मिले। चॉइस फंक्शन याद आ रहा है क्या? चॉइस फंक्शन एक फंक्शन होता है फ्रॉम इंडेक्सिंग सेट i, क्या है? फ्रॉम इंडेक्सिंग सेट i टू दिस यूनियन, इसका पूरे का यूनियन करोगे, और कैसे होता है? f ऑफ अगर यहां लैम्डा मानना है, चलिए f ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू g लैम्डा, f ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू g लैम्डा, ये होता है चॉइस फंक्शन, मैंने बताया था पहले बताया। अब हमें लेकिन प्रूव करना है कि ऐसा एक चॉइस फंक्शन मिलेगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करना है? वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को मान के चल रहे हैं हम लोग, ये मान के चल रहे हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल इंप्लाइज एक्सियम ऑफ चॉइस। तो अगर वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को सही मान के चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हम एक काम करते हैं, इसका सबका यूनियन करते हैं, ठीक है, और उसको एक नाम देते हैं, से S इज यूनियन ऑफ, ठीक है। तो अगर वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल सही है तो इसका मतलब क्या हुआ? वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल अगर सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि, समझिएगा, कि इसका कोई भी सबसेट ले लो, उसका क्या मिलेगा? लीस्ट एलिमेंट, है ना। और ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, नॉन एम्प्टी तो है ही, तो इसका कोई भी सबसेट ले लो, उसका क्या मिलेगा? लीस्ट एलिमेंट। जी, उसी को हम यूज करने जा रहे हैं। देखिए कैसे यूज करने जा रहे हैं। let lambda belongs to I be any, मतलब हमने इंडेक्सिंग सेट का कोई आर्बिट्रेरी, कोई भी एक लैम्डा ले लिया, आर्बिट्रेरी लैम्डा, ये भी हो सकता है, वो भी जितने भी है उसमें से कोई भी एक जनरल। अब अगर लैम्डा I का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो उस लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग एक जी लैम्डा होगा, क्योंकि जितने लैम्डास हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग जी लैम्डास हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने लैम्डा एक कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट इंडेक्स, एक आर्बिट्रेरी इंडेक्स दिया, तो उसके लिए हमको मिलेगा क्या? जी लैम्डा। जी लैम्डा आखिरकार क्या है? क्या जी लैम्डा सबसेट ऑफ S नहीं है? क्या जी लैम्डा S का सबसेट नहीं है? बोलिए है। और अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे वेल ऑर्डरिंग सही है ना, एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड, तो एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड, तो ये जो S है ये भी क्या हो गया? वेल ऑर्डर्ड, है ना। माना ये जो S है ये क्या है? वेल ऑर्डर्ड, बिकॉज़ एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड, एंड अकॉर्डिंग टू दिस वेल ऑर्डर्ड, बीइंग वेल ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा? S का कोई भी सबसेट लेंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे, S का कोई भी सबसेट लेंगे नॉन एम्प्टी, उसका क्या मिलेगा? लीस्ट एलिमेंट। उसका क्या मिलेगा? लीस्ट एलिमेंट। यानी S का आपने सबसेट G लैम्डा लिया तो इसका एक कम से कम, मतलब इसका क्या मिलना चाहिए? लीस्ट एलिमेंट। सपोज दैट M लैम्डा, स्मॉल m लैम्डा बी लीस्ट एलिमेंट
ऑफ G lambda. Suppose m lambda is the element of G lambda. एक बात बताइए, ये m lambda क्या G lambda का एलिमेंट है? लीस्ट एलिमेंट कहां मिलता है? सेट के अंदर. तो इसका मतलब ये m lambda कहां होगा? G lambda के अंदर होगा. यहां तक क्लियर हो गया? S के अंदर हो जाएगा. ठीक है. अब एक बात सोचिए, आपने यहां से यहां तक में क्या पाया? आपने शुरुआत कहां से की? फ्रॉम द पॉइंट we started from this point. Lambda belongs to I. मिला? और यहां शुरू किया था और हमें अंत में क्या मिला? एक m lambda मिला. ये m lambda किस में मिला? G lambda में मिला. अगर हम इस m lambda को नाम दें f lambda का, suppose this m lambda is nothing but this is f lambda. तो एक बात सोचिए कि f किस पे ऑपरेट कर रहा है? किस पे? lambda पे. lambda किसका एलिमेंट है? I का. आउटपुट क्या दे रहा है? m lambda. m lambda किसका एलिमेंट है? G lambda. So f lambda belongs to G lambda. G. मेरा and f is a function from I, जो कि I के एलिमेंट्स पे लग रहा है. और जो आउटपुट आ रहा है वो G lambda में, और G lambda किसके अंदर है? S के अंदर. So ये यही है यूनियन G lambda ही तो है. वो तो क्या चॉइस फंक्शन, यही चॉइस फंक्शन बन गया. हमें तो बस एक चॉइस फंक्शन देना था कि हाँ एक देयर एग्जिस्ट अ चॉइस फंक्शन. मिल गया एक चॉइस फंक्शन. ठीक है. ठीक. तो मतलब एक छोटा सा एक एग्जांपल था. बाकी भी आप प्रूव कर सकते हैं. इसमें से कुछ डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, कुछ आसान भी हो सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से. ठीक है. देखिए हम लोग को आगे पढ़ना होगा काउंटेबिलिटी. अभी आपके कार्डिनल अरिथमेटिक भी है. ठीक है. तो मैं इसको आगे पढ़ता हूं. यस, आ जाते हैं कार्डिनलिटी पर. एक आसान सा टॉपिक है. आपने काउंटेबिलिटी करी है और काउंटेबिलिटी के बाद में आपने कार्डिनल अरिथमेटिक भी कर रखी है. मतलब अपने टोपोलॉजी के कोर्स में तो सभी ने एक बार देख ही रखी है ये कार्डिनल अरिथमेटिक. जैसे आप लोग जानते होंगे LF नॉट जो A होता है इसको LF नॉट कहते हैं. इसमें अगर 1 ऐड करें तो फिर LF नॉट आएगा. वो छोटी-मोटी चीजें हैं, जानते हैं, लेकिन हम लोग एक बार उसको एक तरीके से रिकॉल करें क्योंकि वही हम लोग का पार्ट ऑफ सिलेबस है आगे. तो कार्डिनल अरिथमेटिक में सबसे पहली हेडिंग क्या है? इक्विपोटेंस या न्यूमेरिकल इक्विवेलेंस. ठीक है. तो हम कब कहते हैं कि दो सेट न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हैं? कब कहते हैं? अगर उनके बीच में 1:1 मैपिंग होती है. बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम दो सेट्स ले लेते हैं, सपोज वी हैव टेकन टू सेट्स, suppose we take two sets A and B, then we say that they are numerically equivalent या equipotent to each other, if there exists f from A to B which is bijection which is 1:1 and 1:2. बहुत आसान सी बात है. कुछ चलिए भी आगे बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे आपको. पहले इसी में आपको कई सारी चीजें बता दी जाएंगी. एन इक्विवेलेंस रिलेशन. देखिए मैं क्या कर रहा हूं. बहुत आसानी से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं. क्या? कि जिस रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं, कौन से रिलेशन की बात कर रहा हूं? इक्विपोटेंट या न्यूमेरिकल इक्विवेलेंस. तो जिस रिलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है. ये हम प्रूव कर सकते हैं कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स. जितने भी सेट्स हो सकते हैं उन सबको इकट्ठा कर लीजिए. पूरे यूनिवर्स में जितने भी सेट्स हैं, इसका सेट, चेयर्स का सेट, टेबल्स का सेट, स्टार्स का सेट, जो भी जितने भी सेट्स हैं. सपोज कीजिए आपने एक मेगा कलेक्शन दिया. क्या हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस कलेक्शन का पावर सेट लेके तो और बड़ा सेट मिल जाएगा. तो धीरे धीरे सीखेंगे. आपने क्या किया? कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स एक टर्म कॉइन किया, कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, और आप फिर उसके ऊपर ये रिलेशन लगाया. कौन सा रिलेशन? A is equipotent to B. तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन का काम करेगा उस पर. बहुत आसान सी बात है. हम जानते हैं कि अगर हमने एक सेट लिया है A, तो हर एक सेट अपने आप के इक्विपोटेंट है या न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट है. क्यों? F from A to A. और आप ले लो आइडेंटिटी मैप, मतलब fx x, मतलब आइडेंटिटी मैप, जो वही जो एलिमेंट है वही उसकी इमेज है. सो दिस इज वेरी इजी टू सी दैट दिस मैपिंग इज 1:1. आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं इसको. 1:1 हो गया. 1:1 कौन किसके, अगर ये इससे इसमें 1:1 मैपिंग हो गई तो ये क्या हो गया?
इक्विपोटेंट टू इटसेल्फ, एवरी सेट इज इक्विपोटेंट टू इटसेल्फ। सपोज इसी तरह से आप सपोज कीजिए कि A इक्विपोटेंट टू B है। अगर A इक्विपोटेंट टू B है तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ मैपिंग, है ना, F from A to B which will be 1 1 and on to both। हम जानते हैं अगर कोई मैपिंग 1 1 on to both है तो उसका इनवर्स हम कर सकते हैं और वो भी मैपिंग होगी, और दैट मैपिंग विल बी F इनवर्स from B to A, है ना, एंड इनवर्स मैपिंग ऑफ 1 1 on to मैपिंग is also a 1 1 on to मैपिंग। So F inverse from B to A will also be 1 1 and on to both। तो वहां तो B आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, डोमेन बन गया। और तो इसका मतलब अगर आप मानेंगे कि A इक्विवेलेंट टू B है तो आप प्रूव कर पाएंगे कि B इक्विवेलेंट टू A है। ये तो सिमेट्री हो गई, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। रह गया ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में कंपोजिट यूज करेंगे। मतलब आप सपोज कर लेंगे कि सपोज दैट A is equivalent to B, A is equivalent to B and B is equivalent to C, है ना। अगर और फिर आप प्रूव क्या करना चाहेंगे कि A is numerically equivalent to C, तो देखिए अगर A equivalent to B बोला होगा so there will be mapping F from A to B, and similarly B equivalent to C हो रहा होगा तो there will be a mapping G from B to C, है ना। अब आपको एक मैपिंग चाहिए होगी 1 1 और 2, वो भी होनी चाहिए जो कि कहां से कहां होगी, A से C में। कौन सी मैपिंग लेंगे जो A से C में होगी, GOF, यस, GOF will be, क्योंकि पहले F A पर लगेगा तो A से और फिर ये B और B के वाया C पे ले जाएगा आपको, ठीक है ना। बहुत आसान है और एक वेल नोन बात भी है कि अगर दोनों में 1 1 और 2 तो जो उसका कंपोजिट होता है GOF या FOG जो भी एग्जिस्ट करता हो, जो भी आप वो भी 1 1 on 2 होता है, वो मैपिंग भी 1 1 on 2 होती है। तो if F and G are 1 1 on 2 both, then this will also be 1 1 on 2 मैपिंग। कहां से कहां, A से C में, तो फिर A क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू C हो गया। तो आपने माना था A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, then you proved that A is related to C also। इस तरह से ये जो रिलेशन है कैसा रिलेशन बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। फिर देखिए हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में, क्लासेस याद आया, इक्विवेलेंस क्लासेस। अब देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होते हैं, जब कभी भी आप किसी भी सेट के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन लगाते हैं तो होता ये है कि उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स या जो सेट्स हैं जैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड हो रहे होते हैं, वो अपना एक ग्रुप बना देते हैं कि ये उससे रिलेटेड, वो उससे, आप खुद समझ रहे हो, अगर ये उससे रिलेटेड है, वो इससे रिलेटेड है, ट्रांजिटिविटी है ना, तो ये डायरेक्ट उससे रिलेटेड हो गया, हो नहीं गया। तो क्या करते हैं कि एक एलिमेंट से रिलेटेड जितनी भी एलिमेंट्स और हैं वो सब मिलकर के पूरा एक ग्रुप तैयार करते हैं, क्लोज ग्रुप तैयार करते हैं। मतलब उसमें बाहरी किसी की एंट्री अलाउड नहीं है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिटिविटी, सिमेट्री, और हर एक एलिमेंट खुद से भी रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि इसमें बहुत सारी इक्विवेलेंस क्लासेस बन जाएंगी। अच्छा, अगर हम लोग सोचें कि जैसे सपोज करिए कि एक सेट आपने उसमें मिला 1 2 और एक सेट मिला AB, एक सेट मिला राम, मोहन, ठीक है ना, एक सेट मिला काऊ, बफेलो, ऐसे खूब सारे सेट्स आते हैं। क्या ये सारे सेट एक दूसरे से न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हैं? अरे F from A to B ले लीजिए, F1 is equal to A मान लो, F2 is equal to B मान लो, कैसे मैपिंग है 1 1 और 2 इसलिए पॉसिबल बन जाएगी क्योंकि दोनों में, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, लोग दिख ही रहा है 2 एलिमेंट। क्या ये इसके न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है? फिर ऐसे जितने भी 2 एलिमेंट वाले सेट हैं वो सब एक दूसरे के क्या है, न्यूमेरिकली। तो वो क्या हुआ कि उन सबने मिलकर के एक बड़ा सा ग्रुप तैयार कर लिया, एक अलग झुंड बना लिया, ऐसे कि एक यूनियन बन गई, है ना। इस यूनियन की पहचान क्या है, इनकी जो यूनियन बनेगी बहुत बड़ी यूनियन बनेगी, ऐसे जितने भी सेट होंगे सब उसमें आ जाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएंगे। उस पूरी इक्विवेलेंस क्लास की क्या पहचान है, एक नंबर, और वो है नंबर 2। वो नंबर 2 इसकी पहचान है। वो 2 इसकी पहचान क्या है, सब में 2 एलिमेंट है कि नहीं। मतलब एक आप लोग आपस में ऐसा कह पा रहे हैं कि हाँ इनमें सब में कॉमन क्या है भाई,
है ना? तो ये हमें किस बात के लिए प्रेरित करता है? ये हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम एक नया टर्म डिफाइन करें, और वो टर्म है कार्डिनलिटी। दैट टर्म इज कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी। और वो कार्डिनलिटी एक सेट की नहीं होगी, उस सेट की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी उसमें आने वाले सभी सेट की वही सेम कार्डिनलिटी होगी। बात सही है ना? मतलब आप 2 जो है, 2 केवल इसकी कार्डिनलिटी नहीं है, इसकी भी कार्डिनलिटी है, इसकी भी कार्डिनलिटी है, और भी जो दो एलिमेंट्स वाले सेट इस तरह के होंगे जो इसके न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है, सबकी कार्डिनलिटी क्या है? 2। तो सब में एक कॉमन चीज शेयर हो रही है, और वो चीज जो शेयर हो रही है वो है कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी। ठीक है? ये एग्जांपल बड़ा आसान है, फाइनाइट सेट का एग्जांपल। अभी इनफाइनाइट सेट्स आते हैं, वहां पर थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे r और n जो होते हैं ना, सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो सेम ग्रुप के नहीं होते। हालांकि दोनों कैसे हैं? इनफाइनाइट सेट, r भी इनफाइनाइट, रियल इनफाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी इनफाइनाइट, लेकिन वो उनकी कार्डिनलिटी अलग-अलग है, उनके कार्डिनल नंबर्स अलग-अलग, वो न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट नहीं है, वो बात की बात है, वो अलग चीज है। ठीक? तो यहां पर लोगों ने इतना समझा कि कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी की बात लोग कब करते हैं? हम जब ये रिलेशन लगाते हैं न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट होने का रिलेशन, तो क्या बनती है? ये कैसा रिलेशन होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या बनती है? इक्विवेलेंस क्लासेस। और जब बहुत सारी इक्विवेलेंस क्लासेस बन जाती हैं, एक क्लास में इनफाइनाइट सेट होते हैं, जैसे ऐसे कितने सेट बनेंगे? इनफाइनाइट सेट्स। तो वो जो इनफाइनाइट सेट्स हैं सब, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, वो चीज क्या है? इनका सबका कार्डिनल नंबर है ना? सो कार्डिनल नंबर इज अ नंबर गिवन टू एवरी इक्विवेलेंस क्लास। एवरी सेट से अच्छा आप क्या बोले? एवरी इक्विवेलेंस क्लास। ठीक? चलिए, ये बात हुई। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? अब हम लोग टर्म नया मतलब एक नया टर्म समझते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होते हैं देखते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर लें, सपोज करें कि n एक नेचुरल नंबर है, तो आप एक सेगमेंट डिफाइन करेंगे n का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेगमेंट डिफाइन करेंगे, और सेगमेंट ये होगा Jn, and it will be a set from 1 to 3 n। 1 से लेकर n तक के सारे नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन होगा वो एक सेगमेंट हो गया। कुछ लोग इसको सेगमेंट ऑफ लेंथ n भी कहते हैं, सेगमेंट ऑफ लेंथ n। ठीक है? फिलहाल J2 क्या होगा? व्हाट विल बी J2? 1,2 है ना? J3 इट विल बी 1,2,3। इन्हें कहते हैं, these are called, क्या कहलाते हैं? सेगमेंट्स। these are called segments of n। ठीक है? ये सेगमेंट की बात क्यों की गई? सेगमेंट की डेफिनेशन क्यों दी गई? सेगमेंट टर्म इसलिए डिफाइन किया गया, पहले तो एक क्वेश्चन है, when will we have Jn equal to Jn? बहुत आसान सवाल है। जब m और n बराबर होंगे तभी तो होंगे ना, Jm और Jn तो इक्वल तभी होंगे, because Jm is a set from 1 to n, Jn is a set from 1 to n। और इक्विवेलेंट कब होंगे? न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट कब होंगे? Jm और Jn न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट कब होंगे? वो भी तभी होंगे जब m और n बराबर हैं। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा चलो, J2 और J4 इक्विवेलेंट, J2 और J4 न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो सकते हैं क्या? J2 will be 1, 2, J4 will be 1, 2, 3, 4। तो वो जो 1, 2 वाला है वो तो दूसरी इक्विवेलेंस क्लास में चला गया, 2 एलिमेंट वाली इक्विवेलेंस क्लास में, और 1, 2, 3, 4 वो 4 एलिमेंट वाली इक्विवेलेंस क्लास में चला गया। वो आपस में कहां इक्विवेलेंट वो रिलेटेड होने, कोई रिलेशन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। तो हर एक, समझ लीजिए, हर एक अलग-अलग नेचुरल नंबर का अलग-अलग सेगमेंट होगा। J1, J2, J3, J4, J5 सब अलग-अलग होंगे। ना केवल अलग-अलग होंगे बल्कि एक दूसरे से इक्विवेलेंट भी नहीं होंगे। Jm और Jn आपस में इक्विवेलेंट भी नहीं होंगे अगर m और n अलग-अलग नंबर हैं। ठीक? अब डिफाइन करते हैं फाइनाइट सेट। चलिए समझते हैं फाइनाइट सेट क्या होता है। सर ये सिंगलटन सेट नहीं होगा J1? J1 सिंगलटन सेट होगा। J1 will be सिंगलटन सेट 1। सेगमेंट में इसको भी काउंट करेंगे ना? हाँ, दिस इज आल्सो सेगमेंट। J1 is also a segment। ठीक है? चलिए, तो हम लोग क्या बात करते हैं? फाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट क्या होते हैं? सब जानते हैं फाइनाइट सेट क्या होते हैं, लेकिन अब बात है उसको डिफाइन कैसे करें कि ये फाइनाइट सेट है, कैसे डिफाइन करें? तो बहुत आसान सी बात है, कोई भी सेट फाइनाइट तब होता है जब या तो वो 5 हो, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, या फिर वो किसी ना किसी सेगमेंट के न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो जाए। कितनी आसान सी डेफिनेशन है। A set is finite if it is null set or it is numerically equivalent to some segment। अब आप सोचो, अगर वो किसी सेगमेंट के न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो जाएगा, सपोज वो J4 के न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है, J4 के, ठीक है ना? तो वो सेट जैसे क्या, कोई एग्जांपल J4 के न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट सेट का एग्जांपल दीजिए, A B C X मान लो, A B C X हो गया, ये है J4 के न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट। तो फाइनाइट, ये इस तरह के सेट कहलाएंगे फाइनाइट सेट, जो किसी ना किसी सेगमेंट के न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट, ठीक है? अच्छा, अगर वो सेट 5 है तो उसका कार्डिनल नंबर 0 डिफाइन किया जाता है। 5 का कार्डिनल नंबर क्या डिफाइन करेंगे? 0। और अगर वो किसी Jn के इक्विवेलेंट है तो उसका कार्डिनल नंबर n डिफाइन किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक। तो ये कुछ आसान सी डेफिनेशंस थी फाइनाइट सेट्स। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए क्या, हम सबके लिए सोचने के लिए। कैन अ फाइनाइट सेट बी न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ? क्या कोई फाइनाइट सेट, क्या कोई फाइनाइट सेट अपने प्रॉपर सबसेट के न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। प्रूफ, एक लाइन का प्रूफ है, देखिए कैसे। सपोज कीजिए कि A है और B है और A फाइनाइट सेट और B इसका क्या है? प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना? और आप ये जानना चाहते हैं कि ये न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ठीक है ना? अब आप सोचो, A फाइनाइट सेट है, कुछ ना कुछ कार्डिनलिटी इसकी n, मान लीजिए इसकी कार्डिनलिटी n है। अगर A की कार्डिनलिटी n है तो A इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू Jn, है ना? और B की कार्डिनलिटी उससे कम ही होगी, तो सपोज B इज न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू Jn, जहां पर n क्या होगा? n से कम होगा, ठीक है ना? अब आप सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि कोई भी जो दो सेगमेंट होते हैं, J1 J2 J3 J4, इनमें कोई भी दो एक दूसरे के न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। तो क्या Jn और Jn एक दूसरे के न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हो सकते हैं? नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि A और B न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट है तो सुनिए क्या होगा, कितना इंटरेस्टिंग है। अगर A और B न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हो जाए तो ये तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो ये और ये इक्विवेलेंट हो गए, तो ये इसके, तो सीधे Jn और Jn क्या हो जाएंगे? न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हो जाएंगे। लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इससे साबित होता है कि A और B कभी भी न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। फाइनाइट सेट्स के बारे में ये बात हो गई। तो कहा गया कि कोई भी फाइनाइट सेट अपने प्रॉपर सबसेट के न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, क्या ये स्टेटमेंट, क्या इतने ही मतलब मजबूती के साथ आप इनफाइनाइट सेट्स के बारे में कह सकते हैं? जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा कि कोई भी फाइनाइट सेट अपने प्रॉपर सबसेट पे कैसे हो सकता है? प्रॉपर सबसेट के न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, या तो बड़े कॉन्फिडेंस से कह दिया, प्रूफ सब हो गया। लेकिन अगर वो सेट इनफाइनाइट सेट होगा, अगर वो सेट इनफाइनाइट होगा, तो क्या ऐसा कोई सेट अपने प्रॉपर सबसेट के न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो सकता है? नहीं। सर ये कार्ड लीजिए, क्योंकि लीजिए दोनों पे एफ नॉट हो जाएगी कार्टेंटी। कैंटस तो बहुत बाद में आएगा, कि तो बात ही बाद में होगी। देखिए, चलिए मैं बताता हूं। n ले लो, ये मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिया है, ओके? n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फिर n -1 करिए, सिंगल सेट 1, मतलब आपने क्या किया, ये एक नया सेट लिया, m एक नया सेट है। बताओ इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं? कहां से शुरू होगा? 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्या तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक मैपिंग बनाते हैं।
एक मैपिंग बनाते हैं f from m to n, f from m to n, और ये मैपिंग मैंने ली f of n या f of x is equal to x is equal to x minus 1. ठीक है, चलिए देखते हैं मैपिंग 1 1 ऑन 2 है कि नहीं. 1 1 तो है, इसलिए 1 1 है. सपोज fx is equal to fy, तो क्या आएगा x minus 1 is equal to y minus 1. 1 1 कैंसिल, क्या आया x is equal to y. तो आपने माना fx is equal to fy, पर आगे x is equal to y 1 1 हो गई. फिर दूसरी बात ऑन 2 है कि नहीं, बहुत आसान सी बात है. आप जानते हैं x आप लेंगे m में, कहां किस में लेंगे n में. अगर x m में लेंगे तो x कहां से शुरू होगा 2 से, तो x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये नेचुरल नंबर है बट 2 या 2 से बड़ा. अगर आप x minus 1 करोगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना, और नेचुरल नंबर सारे आएंगे. तो x minus 1 किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ, यानी कि जो आउटपुट आ रहा है किसमें आ रहा है, समझ में आया. क्या सारे नेचुरल नंबर्स एज आउटपुट आएंगे, हाँ सारे आएंगे. देखिए ऐसे आएंगे. सपोज कीजिए आपने कोई पर्टिकुलर एक नेचुरल नंबर लिया n, आपने एक नेचुरल नंबर लिया n, और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये नेचुरल नंबर एज आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, एज इमेज आएगा कि नहीं आएगा. देखिए अगर n इसमें है तो n प्लस 1 क्या m में होगा, n में, सोचिए m में, m आपका क्या है 2 3 4 8 सारे नेचुरल नंबर्स है, बिल्कुल है. तो ये इसमें हो गया. अब आप जरा इसकी इमेज निकालो, बताओ इसकी इमेज क्या आ रही है, f of m plus 1 क्या आ रहा है, n आ गया कि नहीं आ गया. तो मैपिंग ऑन टू है भाई, मैपिंग 1 1 भी है, मैपिंग ऑन टू भी है. तो इसका मतलब दोनों से एक दूसरे के क्या हो गए, न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट. भाई न्यूमेरिकल इक्विवेलेंस में ये तो देखते थे मैपिंग मिल जाए जो 1 1 को ऑन टू दोनों, है ना. तो कौन और कौन एक दूसरे के न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो गए, m और n न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट. जबकि यहां पर m n का प्रॉपर सबसेट था, ठीक है ना. तो सवाल क्या था, इज द अबव स्टेटमेंट ट्रू फॉर इनफाइनाइट सेट्स. तो बताइए क्या कहेंगे, नो. मतलब उसका क्या, उसका जवाब था, इसका जवाब तो था नहीं हो सकता, फाइनाइट सेट अपने प्रॉपर सबसेट के न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट नहीं हो सकता. लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे इनफाइनाइट सेट की, वहां हो सकता है. जैसे एक एग्जांपल सामने, एक बात बताओ, सबसे बड़ा अंतर इन फाइनाइट सेट्स की जो क्लास होती है और इनफाइनाइट सेट्स की क्लास, उसके बीच में सबसे बड़ा अंतर यही है. मतलब वो अपने कोई भी फाइनाइट सेट अपने प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन इनफाइनाइट सेट हो सकते हैं. सबसे बड़ा अंतर इनमें ये है, सबसे बड़ा अंतर. चलिए रिजल्ट, अरे ये तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छा रिजल्ट है. इसके बारे में हम रुक के बात करेंगे, देखिए अच्छा रिजल्ट है. एवरी इनफाइनाइट सेट, ये तो उन्होंने बिल्कुल मोहर लगा दी. एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ. बहुत अच्छा रिजल्ट है. इसको प्रूव भी करेंगे लोग, ठीक है. हर एक इनफाइनाइट सेट के पास, हर एक इनफाइनाइट सेट, मतलब ये कोई, ये प्रूफ किसके लिए किया गया भाई, ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए किया गया. ये प्रूफ जो किया गया तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए किया गया. हम बात कर रहे हैं एवरी इनफाइनाइट सेट, जैसे कि R सेट ऑफ रियल नंबर, उसके लिए भी ये सही है. तो ये ट्रू होगा ना सेकंड वाले का आंसर, तो किसमें ट्रू होगा ना सेकंड वाले. हां सेकंड वाला आंसर ट्रू है. हां लेकिन वो नहीं वो उसका आंसर नो था, इसका नो था. हां इसका नो है, इसका मतलब हो सकता है, ठीक है. मतलब फाइनाइट सेट्स अपने प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट नहीं हो सकते, लेकिन इनफाइनाइट सेट्स हो सकते हैं. क्लियर, ठीक है. तो हम लोग ये जो बात करने जा रहे हैं, ये बात काफी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक मैं आपको बात बोलूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो जैसे कहते हैं कि ये इनका सबका नेता है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो काउंटेबल सेट्स का नेता है ना. वो अपने साथ लेके चलता है, आओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब काउंटेबल सेट्स है. मतलब एक फैमिली का एक लीडर है, काउंटेबल फैमिली का, ठीक है. लेकिन मैं इसके लिए तो प्रूव कर लेगा, हम लोग आसानी से प्रूव हो गया, है ना. लेकिन ये बात सबके लिए है, ये बात इनफाइनाइट सेट्स के लिए भी है, ये बात R के लिए भी होगी.
ठीक है ना, एज अ प्रॉपर सबसेट इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ। अगर मैं R के लिए ऐसे बोलूं, आप लोगों ने इसको पढ़ भी रखा है, आप लोगों ने इसको पढ़ भी रखा है कि R और ओपन इंटरवल 0 1 न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट होते हैं। R और ओपन इंटरवल 0 1 एक दूसरे के न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये उसका क्या है, प्रॉपर सबसेट। ठीक है ना। चलिए हम लोग ऐसे जनरल प्रूव करेंगे इसको, ये तो एक बात है, वेल नोन रिजल्ट है। ठीक, चलिए डिनोमिनेबल सेट्स क्या होते हैं? डिनोमिनेबल सेट या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? तो देखिए, डिनोमिनेबल सेट्स या इनन्यूमरेबल सेट्स भी कहते हैं या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स वो सेट होते हैं जो सब इसके इक्विवेलेंट हो जाएं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्विवेलेंट हो जाएं। ऑल द सेट्स व्हिच आर numerically equivalent to set of natural numbers are called डिनोमिनेबल या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट। जैसे कि सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो बहुत आसान सी मैपिंग होती है, आप जानते हो f ऑफ n क्या ले माइनस n, तो क्या होगा, ये सारे नेचुरल नंबर्स को कहां पहुंचा देगा, सारे नेगेटिव इंटीजर्स में पहुंचा देगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तब हो जाएगी जब हम ये प्रूव करते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स के नहीं, पूरे इंटीजर्स के सेट के क्या होता है, न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट। मतलब n से बड़ा हो गया i, और जितने मतलब आप यूं कह सकते हो कि सारे के सारे नेचुरल नंबर डाल दिए i में, डाले ना, और जितने नेचुरल नंबर हैं उतने ही उनके सबके -9 लगाओ, क्या बना, नेगेटिव इंटीजर, सारे को भी उसमें i में डाल दिए, 0 इसमें डाल दिए, तब भी वो दोनों एक दूसरे के क्या है, न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट। ठीक है। तो डिनोमिनेबल सेट्स क्या होते हैं या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, वो सेट्स जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक, फिर काउंटेबल सेट्स क्या होते हैं? काउंटेबल सेट्स वो होते हैं जो कि या तो फाइनाइट की क्लास में आएंगे या फिर ये जो डिनोमिनेबल की क्लास में, इनमें से कोई भी सेट्स आप लेते हैं वो काउंटेबल सेट्स होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ काउंटेबल सेट, elements of a countable set can be seen, can be viewed as range of a sequence। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। एलिमेंट्स ऑफ अ काउंटेबल सेट, जैसे कि आप एक काम करो, आप एक काउंटेबल सेट को 1, 2, एक काउंटेबल सेट क्या ले लिया, 1, 2 है कि नहीं? अच्छा बताओ, काउंटेबल है क्या जी है, फाइनाइट है ना, फाइनाइट काउंटेबल हो गया। तो एलिमेंट्स ऑफ अ काउंटेबल सेट कैन बी सीन एज रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। तो कोई सीक्वेंस सोचिए जिसकी ये रेंज होगा, सीक्वेंस, हाँ 1 2 1 2 1 2, हाँ जो xn is equal to 1 n is odd and xn is equal to 2 when n is even। देखिए ये सीक्वेंस क्या बनेगा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 चलता रहेगा। इस सीक्वेंस की रेंज क्या होगी, 1, 2, है ना। और अगर मान लीजिए वो एक मतलब सारे एलिमेंट्स अलग अलग इससे 1 upon n अगर आप लेते हैं, 1 upon n, ठीक है ना, तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज ये होगी 1, 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4 and so on। ठीक है, ये भी एक काउंटेबल सेट है, और इस काउंटेबल सेट, ये जो काउंटेबल सेट है ये इस सीक्वेंस की रेंज है। ये काउंटेबल सेट कैसे है, बहुत आसान है, आप fn ले लीजिए, fn is equal to 1 upon n, ये आप मैपिंग लो, बताओ n कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, और 1 upon n किसका एलिमेंट है, a का एलिमेंट। तो ये मैपिंग कहां से कहां है, f from n to a। क्या ये मैपिंग 1 1 है, हां। अगर आप मान लें fx is equal to fy, तो क्या है, 1 upon x is equal to 1 upon y, एंड रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, x is equal to y। मैपिंग क्या है, 1 1 है। क्या मैपिंग ऑन टू है, यस मैपिंग ऑन टू भी है। मैपिंग ऑन टू इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई भी एलिमेंट इस टाइप का लेंगे 1 upon n टाइप का, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर। 1 upon 10 का रेसिप्रोकल 10, 10 क्या है, नेचुरल नंबर, और उस 10 की इमेज क्या आएगी, 1 upon 10, तो ऑन टू मैपिंग है। तो मैपिंग ऑन टू है, इसलिए कह सकते हैं कि ये न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू a है, n is numerically equivalent to a। क्लियर हो गया। और a है क्या, इस सीक्वेंस की रेंज,
ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ अ काउंटेबल सेट कैन बी व्यूड एज रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। रिजल्ट, हाँ जैसे मैंने रिजल्ट्स की बात की थी, एक मिनट समझिए, मैंने रिजल्ट, दो रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट। पहला, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ, और दूसरा ये, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ डिन्यूमरेबल सबसेट। एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ डिन्यूमरेबल सबसेट। पहला वाला, चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं फटाफट। एवरी है, किसी ने समझ, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ डिन्यूमरेबल सबसेट। चलिए मान लेते हैं कि कैपिटल ए एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना जी। चलिए उसमें से एक एलिमेंट उठा लीजिए, उसका नाम रख लीजिए A1, ठीक। अब इस कैपिटल ए में से A1 को हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, जो नया सेट आएगा क्या वो 5 होगा? बताओ, नहीं होगा। 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेट कैसा था? इनफाइनाइट था, ठीक है। तो क्या A माइनस A1 में एलिमेंट मिलेगा? मिलेगा। उसका नाम रख दीजिए, कोई एक एलिमेंट ले लीजिए, उसका A2, ठीक है ना। अब A में से A1 और A2 दोनों माइनस कर दीजिए, A में से A1 A2 दोनों माइनस कर दीजिए, क्या वो 5 हो जाएगा? अरे अगर वो 5 हो जाता तो फिर माना तो फिर वो आपको वो क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट है, तो वो भी 5 नहीं होगा। उसमें से एक एलिमेंट और उठा लीजिए, उसका नाम रख दीजिए A3। इस प्रोसेस को अगर चलाते रहे तो मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से ये A1 A2 A3 and so on ये चलता रहेगा, और ये बिल्कुल वो एक सीक्वेंस की तरह, रेंज ऑफ द सीक्वेंस की तरह हो जाएगा। और ये कैसा सेट होगा? काउंटेबल। क्या ये फाइनाइट है? नहीं, तो ये कैसा हो गया? डिन्यूमरेबल हो गया ना, मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट। और ये B किसके अंदर से आ रहे हैं? ये सारे एलिमेंट इसके कहां से आ रहे हैं? किसके अंदर से आ रहे हैं? A के अंदर से आ रहे हैं। सो दिस B इज नथिंग बट दिस इज अ सबसेट ऑफ A। A क्या था? A एक इनफाइनाइट सेट था, और B क्या मिला? B उसका डिन्यूमरेबल सबसेट है। तो एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ डिन्यूमरेबल सबसेट। तो बहुत आसान सी बात थी, लेकिन जो इसके ऊपर वाला जो रिजल्ट था वो ये है, इसको समझते हैं क्या? एवरी इनफाइनाइट सेट, कोई भी इनफाइनाइट सेट ले लें, हैज अ प्रॉपर सबसेट इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ। इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। Every infinite set has a proper subset equivalent to itself. Suppose कीजिए कि आपने एक सेट लिया A, ये कैसा सेट था? इनफाइनाइट सेट। आपने A लिया, इनफाइनाइट सेट। आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि इस इनफाइनाइट सेट का एक ऐसा प्रॉपर सबसेट मिले जो कि इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ, मतलब इक्विवेलेंट टू A हो जाए, ठीक है ना। ठीक, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप पिछला वाला जो अभी हम लोगों ने प्रूव किया उसको यूज कर लेते हैं। तो पिछला पॉइंट क्या कहता है? हमको एक सेट B मिलेगा, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, है ना। हमको एक सेट B मिलेगा जो कि क्या होगा? डिन्यूमरेबल सबसेट ऑफ A, ठीक। सो देयर एग्जिस्ट B, कैसा सेट? डिन्यूमरेबल सबसेट ऑफ A का एक सबसेट मिलेगा जो कि डिन्यूमरेबल होगा। याद हो गया? ठीक। अब अभी थोड़े पहले हम लोग बात कर रहे थे, यहां मैंने प्रूव किया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए मैंने क्या किया था? n में से 1 को हटा दिया था, तो m बनाया था, और हम लोगों ने क्या देखा था? m और n एक दूसरे के क्या हो गए थे? न्यूमेरिकली हो गए थे, न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट, है ना। तो B आखिरकार कैसा सेट? डिन्यूमरेबल, है ना। तो जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से एक एलिमेंट हटा दिया और आपने m बनाया, और m और n क्या हो गए? न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो गए। उसी तरह से B में से भी एक एलिमेंट हटा दीजिए, जो नया सेट बनेगा उसको मानिए C। तो आप क्या प्रूव कर सकते हैं कि C और B क्या होंगे? न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। तो C क्या हो गया? न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू B, जहां पर C जो है वो B में से एक एलिमेंट आपने हटा दिया, तो C क्या है? B का प्रॉपर सबसेट। इक्वल तो नहीं हो सकता, प्रॉपर सबसेट। C इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ G, ठीक है। लेकिन प्रॉपर सबसेट होने के बाद भी ये उसके क्या है? न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट। अगर C B के न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब
होगा कि एक मैपिंग मिलेगी 1 1 on 2, सी से बी में एक मैपिंग मिलेगी जो कि क्या होगी 1 1 on 2, या बी से सी में भी एक मैपिंग मिलेगी जो कि क्या होगी, मतलब न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, सिमेट्री, बी रिलेटेड टू सी एंड सी रिलेटेड टू दी बोथ। तो फिर एक मैपिंग मिल जाएगी यहां से, देयर एग्जिस्ट एफ फ्रॉम बी टू सी, जो कि कैसी मैपिंग होगी 1 1, ठीक है। ये मैपिंग क्या करेगी, ये मैपिंग बी के सारे एलिमेंट्स को किस पे पहुंचाएगी, बी के सारे एलिमेंट्स को किस पे पहुंचाएगी, सी पे पहुंचाएगी। क्या तो हो गया। अब देखिए इस प्रूफ का आइडिया क्या है, इस प्रूफ के पीछे आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि आपने ए ले लिया, ठीक है, और एक आपको क्या मिला, बी मिला। बी क्या है, ए का प्रॉपर सबसेट, लेकिन कैसा सबसेट है, डिन्यूमरेबल, है ना। और फिर इधर फिर देखिए ये ए है और दिस इज बी, बट बी के अंदर एक सेट है सी, और सी जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है ना। ठीक, तो हमें एक मैपिंग मिल रही है एफ, कहां से कहां, बी से सी में, और ये मैपिंग क्या है 1 1 1 2। एक काम करो, बी से सी में एक मैपिंग हो गई, बी से सी में, और ये मैपिंग हो गई एफ, ठीक है ना, क्लियर। और जो एलिमेंट बच गए ये वाला, बताओ ये एलिमेंट किसके हैं, a माइनस बी, नहीं है, a माइनस बी। जो a माइनस बी के एलिमेंट है उनको अपने आप से मतलब उनके लिए आप बनाइए आइडेंटिटी मैपिंग, a माइनस बी के एलिमेंट्स के लिए बनाइए आइडेंटिटी। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर एक एलिमेंट यहां है x, तो क्या वो एलिमेंट यहां भी है x, सेम वही एलिमेंट वहां भी है, क्यों, तो वही a माइनस बी यहां भी दिख रहा है, वही a माइनस बी यहां, क्योंकि सेट सेम है, a उधर भी है, a उधर भी है, b उधर भी है, b उधर भी है, हमने इधर c एक्स्ट्रा लिखा है, c जो है वो b का सबसेट है। क्लियर हो गया। एक बात सोचिए, अगर हम इस x की इमेज को x कर दें, ठीक है ना, तो ये मैपिंग कैसी होगी 1 1 on 2, समझ में आया। अगर यहां पे y नहीं है तो उसकी इमेज को y कर देंगे, z नहीं है उसकी इमेज को z कर देंगे, क्या होगा, ये मैपिंग है आइडेंटिटी मैपिंग, मतलब जो एलिमेंट होगा वही उसकी इमेज होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैपिंग कैसी होती है 1 1 on 2, क्लियर। और जो एलिमेंट बी में आ रहे हैं उनकी इमेज f के अकॉर्डिंग लीजिए, समझ में आया, उनकी इमेज किसके अकॉर्डिंग लीजिए, f के अकॉर्डिंग। तो वो जो इमेज मिलेगी वो कहां मिलेगी, इसके अंदर मिलेगी, वो c के अंदर मिलेगी, और कैसी मैपिंग होगी 1 1 on 2। अब इन दोनों तरह की मैपिंग को मिला करके एक बड़ी मैपिंग बनाइए। कौन कौन सी दो मैपिंग्स को मिला करके, a माइनस बी वाली मैपिंग और b वाली मैपिंग, दोनों को मिला लीजिए। b वाली मैपिंग कहां पर ले जा रही है, c पे ले जा रही है। क्या कुछ एलिमेंट छूट जा रहे हैं, हाँ वो एलिमेंट छूट जा रहे हैं, तो ये b वाले ये वाले छूट जा रहे हैं, b माइनस से छूट जा रहे हैं, चाहे एक ही एलिमेंट हो छूट तो जा रहा है ना, ठीक। अब बताइए पूरा डोमेन क्या हो गया, बताओ पूरा डोमेन क्या हुआ, ए आ गया। भाई आपने इनकी इमेज भी तय कर दी और बी के एलिमेंट्स की इमेज भी तय कर दी, तो आपने मैपिंग तो पूरे डोमेन पे बना दी, तो पूरा डोमेन हो गया कैपिटल ए। लेकिन जो इसकी रेंज आएगी या इसका जो आउटपुट आएंगे वो कहां आएंगे, एक तो सी में आएंगे और दूसरा a माइनस बी में आएंगे, और ये सब छूट गया, समझ में आया। तो ये मैपिंग कहां से, इसका कोड डोमेन क्या है, इसका कोड डोमेन सी यूनियन a माइनस बी। अब ये मैपिंग 1 1 on 2 है क्या, यस, ये मैपिंग 1 1 on 2 क्यों है, क्योंकि इस मैपिंग में दो तरह की मैपिंग्स को मिलाकर के इस मैपिंग को बनाया गया, एक्सटेंशन किया गया। और पहले मैपिंग तो आइडेंटिटी मैपिंग थी जो कि 1 1 on 2 थी ही थी, और जो दूसरी मैपिंग थी वो ये वाली यूज की गई है, और ये मैपिंग भी क्या थी 1 1 on 2 थी। याद आया, वो जैसे एक एलिमेंट हटा दिया तो भी 1 1 on 2 हो गया। ये खूबसूरती रिजल्ट की कहां से आई, ये उससे आई जो हम लोगों ने अभी वो देखा था डिन्यूमरेबल वाला, m में से एक एलिमेंट हटा दिया था और क्या बनाया था m, और सरप्राइजिंगली उसके हटा देने के बावजूद वो एक दूसरे के क्या हो गए थे, न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हो गए। उस कारण से ये मैपिंग यहां देखिए, इस मैपिंग को देखिए, ये हिस्सा क्या है 1 1 on 2 f, ये हिस्सा क्या है 1 1 on 2, तो दिस मैपिंग इज 1 1 on 2। और लेकिन कोड डोमेन क्या हो गया, छोटा हो गया, कोड डोमेन छोटा होकर के क्या हो गया, पूरा a नहीं है, पूरा a नहीं है,
कौन से एलिमेंट छूट गए हैं, ये वाले एलिमेंट छूट गए। तो हाँ मतलब ऐसे एलिमेंट जो बी में है पर सी में मतलब क्या कहते हैं सी में ना हो, बी में हो सी में ना हो, ऐसे एलिमेंट आपके छूट गए। एक ही एलिमेंट मान लीजिए छूटा तो सही, तो कैसा सबसेट मिला, प्रॉपर सबसेट मिला क्या ये उसका प्रॉपर सबसेट हुआ, ये ए का प्रॉपर सबसेट हुआ। तो इससे क्या साबित होता है कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज अ प्रॉपर सबसेट सच दैट दे हैव अ one-one or two mapping between them and they are it means that they are numerically equivalent to each other। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सर तो हाँ। माइनस सी बच गया तो वो ऑन टू कैसे हो गया? ऑन टू इसलिए हो गया क्योंकि हमने b माइनस सी को किसी की इमेज डिक्लेयर ही नहीं किया था और इसीलिए तो कोडोमेन को छोटा कर दिया। इमेज ही नहीं हाँ डिक्लेयर नहीं किया, कोडोमेन को छोटा कर दिया। जी। ठीक है ना, चलिए हाँ अब आता है some important results, some more important results। क्या है, every subset of n is countable। सही बात है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। अगर फाइनाइट होगा तो भी काउंटेबल और अगर इनफाइनाइट होगा तो आप वो डिन्यूमरेबल दिखा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही केसेस में क्या होगा, काउंटेबल। और उसकी कॉर्डिनरी भी है एक जनरल बात, क्या एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल एंड एवरी सुपरसेट ऑफ, ये अनकाउंटेबल क्या होता है इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। फिलहाल काउंटेबल की बात करते हैं। क्या रिजल्ट, एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अनकाउंटेबल की बात थोड़ा रुक के करते हैं क्योंकि अभी वो आ जाएगा जहां तक मुझे दिख रहा है। हाँ कुछ कहना है, ठीक। द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है। इसमें एक करेक्शन है, यहां पर जो ये वर्ड लिखा है पढ़ने में आ रहा है, आप इसको डिनोमिनेबल नहीं पढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो भी बाद में देख रहे होंगे तो आप डिनोमिनेबल की जगह काउंटेबल कर दीजिएगा। मतलब क्या, ये जो द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट, ये जो 1 2 3 लिखे हैं ये तीनों एक दूसरे को इंप्लाई करते हैं। पहला क्या है, ए इज काउंटेबल, डिनोमिनेबल मत पढ़िएगा क्योंकि यहां पर ए फाइनाइट भी हो सकता है और काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर हम डिनोमिनेबल कह देंगे तो हम फाइनाइट वाले केस छोड़ देते हैं भाई। डिनोमिनेबल में तो पूरा n वाले आ जाते हैं ना, n i वो सारे सेट जो कि सीक्वेंस वाले आ रहे हैं, बड़े-बड़े सेट्स आ रहे हैं, इनफाइनाइट सेट्स आ रहे हैं। तो हमें ये बात जो करनी है सबके लिए, फाइनाइट के लिए भी है और डिनोमिनेबल के लिए भी है। तो यहां पर आप डिनोमिनेबल की जगह काउंटेबल पढ़िएगा, ठीक है। तो a इज काउंटेबल। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सबसेट मिलेगा b, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सबसेट मिलेगा b और एक मैपिंग मिलेगी f from b to a और ये जो मैपिंग होनी चाहिए ये ऑन टू होनी चाहिए। मतलब ये प्रूव किया जा सकता है कि अगर एक ऐसी मैपिंग मिले, if there exists a map f from b to a, what is b here? b is not the set of natural, b is subset of natural numbers और वो मैपिंग ऑन टू हो जाए तो ये जो स्टेटमेंट है ये इसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब तो भी आप साबित कर सकते हो कि वो जो सेट आपका a है वो काउंटेबल हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल है। क्यों पावरफुल है जानते हैं? देखिए काउंटेबल होने के लिए आपको 1-1 और 2 मैपिंग चाहिए होती है, या तो फाइनाइट हो जाए बात खत्म। अगर वो इनफाइनाइट सेट है तो आपको एक 1-1 और 2 मैपिंग चाहिए होती है। कई बार क्या होता है हम एक ऐसी मैपिंग ढूंढ पा रहे होते हैं जो 1-1 नहीं हो पा रही है, ऑन टू हो पा रही है उसके सबसेट्स के बीच में, तो वहां पर ये रिजल्ट यूज किया सकता है। या कई बार क्या होता है वो मैपिंग एक ऐसी मैपिंग हम बना पा रहे होते हैं जो कि 1-1 तो हो जा रही है, ऑन टू नहीं हो पा रही है, तो ये यूज हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर एक ऐसी मैपिंग आपको मिल रही है जो कि सेट A से, ये कैपिटल C है, जो कि सेट A से कैपिटल C में जा रही है, जहां C पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है, तब भी चलेगा। क्या है? C n का सबसेट है, लेकिन मैपिंग क्या हो जा रही है? 1-1, तो भी आपका काम बन जाएगा। मतलब तो भी आप दिखा सकते हैं या तो भी आप कह सकते हैं कि A क्या हो जाएगा? कैसा सेट? काउंटेबल।
अब काउंटेबल के अंदर या तो फाइनाइट होगा और अगर इनफाइनाइट है तो डिन्यूमरेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट बहुत ही पावरफुल है क्योंकि आप एक शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हैं। 1 1 2 मैपिंग नहीं भी दिखा रहा है तो भी चल सकता है। ये कुछ और छोटे-छोटे रिजल्ट्स हैं जैसे कि n क्रॉस n कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो आप देख रहे हो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n टू इटसेल्फ n क्रॉस n इज डिन्यूमरेबल। ठीक है, तो आप लोगों ने वो एग्जांपल देखा होगा, मैं आपको वापस हिंट कर देता हूं। ये मैपिंग लीजिएगा, क्या है 2 पावर n 3 पावर, बहुत आसान है। अच्छा कर ही लेते हैं, इससे समझ लेते हैं। देखिए एक मैपिंग ली है, कहां से कहां ली है, n क्रॉस n से n मिली है। कैसे ली है? n क्रॉस n क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट पेयर्स। दो तीन में तो कोई दिक्कत नहीं, फाइनाइट में तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सब आसानी से कर लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, तो ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए किसके? m और n के। ये m किसका एलिमेंट है? नेचुरल नंबर। n किसका एलिमेंट है? m एंड n बोथ आर नेचुरल नंबर्स। आपने मैपिंग क्या डिफाइन करी? आपने मैपिंग डिफाइन करी f ऑफ दिस mn इज इक्वल टू 2 पावर m into 3 पावर m। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट विल बी f1 का, बताओ क्या होगा? 6। व्हाट विल बी f12? 18। यस 18, राइट, करेक्ट। ठीक है ना, मैपिंग आ गई, मैपिंग आ गई। क्या ये मैपिंग ऑन टू है? चलो बताओ जल्दी से बताओ, क्या ये मैपिंग ऑन टू है? क्या सारे नेचुरल नंबर्स ऐसे हो जाएंगे? इज दिस मैपिंग ऑन टू? नहीं है, f इज नॉट ऑन टू। भाई क्या कर रहे हैं? देखिए मैं बताऊं। अच्छा बताओ 5 नेचुरल नंबर है? 5 है कि नहीं? 5 नेचुरल नंबर ही नहीं है। 5 कब आएगा? इसकी वैल्यू 5 कब आएगी? चलो बताओ 5 कब आएगा? नहीं आएगी ना, 5 कभी नहीं आएगा। तो क्या ये मैपिंग, मतलब 5 इज नॉट अ इमेज ऑफ एनीथिंग, सो दिस मैपिंग इज नॉट ऑन टू। बट ऑन टू मतलब क्या? सभी किसी ना किसी की इमेज हो जाए, वही तो ऑन टू है ना। तो दिस मैपिंग इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। क्लियर है? क्या ये मैपिंग 1 1 है? चलिए देखते हैं क्या ये 1 1 है। 1 1 होने के लिए क्या होता है? सपोज करें f of mn is equal to f of pq। माना कि f of mn is equal to f of pq, तो क्या हो जाएगा? 2 पावर m into 3 पावर n is equal to 2 raised to the power p and 3 to the power q। ठीक है, 2 और 3 में कुछ जीसीडी तो होता नहीं, 1 होता है, मतलब आपस में कुछ ठीक है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब m p के इक्वल हो जाए और m q के इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब तो ये आया कि m n पेयर विल बी इक्वल टू p q पेयर। ठीक, आपने माना था f of x is equal to f of y और आ गया x is equal to y। दिस मींस दैट दिस मैपिंग इज 1 1। क्या तक क्लियर हो गया? क्या ये मैपिंग ऑन टू है? हम अगेन आस्किंग नहीं, दिस मैपिंग इज नॉट ऑन टू। क्या ये मैपिंग 1 1 है? यस, दिस मैपिंग इज 1 1। क्या इस मैपिंग का कोड रेंज पूरा n आएगा? नहीं आएगा। तो इसकी रेंज क्या आएगी? n का सबसेट, उसको मान लो c। क्या मान लो? c। और इसको मान लो a, इसको मान लीजिए a, और ये जो आउटपुट आएंगे उसको मान लो c। तो बताओ मैपिंग कहां से कहां हो गई? g फ्रॉम a टू c हो गई। और मैपिंग टेबल क्या दिखा दिए? 1 1 दिखा दिए, तो भी सेट काउंटेबल हो गया। देखिए कितना पावरफुल है जी। अब समझ में आया इसकी ताकत क्या है? भाई आप 1 1 नहीं दिखा, ऑन टू नहीं दिखा पाए, लेकिन कुछ तो 1 1 तो दिखा दिया था ना। इतना कर देने से ही काउंटेबल हो गया। कौन काउंटेबल हो गया? n क्रॉस n काउंटेबल। ठीक है ना। सिमिलरली आप क्या दिखा सकते हैं? m क्रॉस n इज आल्सो काउंटेबल। क्या करेंगे? यहां ले लेंगे m p और आउटपुट ले लो 2 पावर, जैसे 2 पावर m, 3 पावर n, 5 पावर q, तीसरा 5 की पावर में ले लो।
मतलब 2, 3 और 5 ऐसे हैं जिसमें आपस में जीसीडी 1 है, कुछ भी कॉमन वगैरह नहीं है ना? उसी तरह से आप फिर 1 1 मैपिंग बना ले जाओगे। बस 1 1 मैपिंग बनाओ, ये चिंता छोड़ दो कि पूरा n आएगा कि नहीं आएगा, सारे नेचुरल नंबर कवर हो रहे नहीं हो रहे, चिंता छोड़ दो, n का सबसेट हो जाएगा। 1 1 मैपिंग दिखा दो, काउंटेबल हो गया। आर्बिट्रेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं, वो वहां वो नहीं होता है, वो नहीं होता है। मतलब हम ये बात करें n क्रॉस n की बात करी, वो हो गया n क्रॉस n 4 बार करें तो भी आप दिखा सकते हैं क्या होगी, काउंटेबल। तो उसमें 2 पावर n, 3 पावर n, 5 पावर p, 7 पावर ऐसे। क्लियर? ठीक, तो बहुत ही पावरफुल है। फाइनाइट नंबर ऑफ, देखिए फाइनाइट नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ n इज डिनोमिनेटर, कॉर्नरी है। पर कॉपीज मतलब वही कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब आप जैसे n क्रॉस n करते गए, 50 बार कर दिया काउंटेबल है, कोई दिक्कत नहीं। 100 बार कर दिया काउंटेबल है, इनफाइनाइट बार कर दिया काउंटेबल नहीं है। वहां पर यही एक ऐसा रिजल्ट है जिसमें लोग फंस जाते हैं। मतलब आप n क्रॉस n करते जाएं और इनफाइनाइट टाइम्स करते जाएं, क्या सोचें अरे तो काउंटेबल चलता चला जा रहा है, वहां काउंटेबिलिटी में असर आता है। वो लोग समझ लेंगे क्यों आएगा। ठीक है, बाइनरी सीक्वेंसेस के एग्जांपल। चलिए एक और कॉर्नरी देखते हैं। वो ये तो वही उसी से बनाई हुई है, मतलब A1 ये फाइनाइट हो गए, फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल सेट। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाता है, काउंटेबल। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। यस, ये बहुत ही कॉमन सा रिजल्ट है और इस कॉमन से रिजल्ट को इन सब की मदद से भी कर सकते हैं और आप इंडिपेंडेंटली ऑलरेडी कर चुके हो, बहुत कॉमन है। यूनियन ऑफ काउंटेबल फैमिली ऑफ काउंटेबल सेट्स इज, ठीक है, अब जानते हैं इस चीज। अच्छा, एक चीज क्या छूट गई, ये वाली z क्रॉस z माइनस 0 इज, ये q कैसे, बहुत आसान है। q सेट ऑफ रैशनल नंबर, और सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या है, p q या p अपॉन q। p अपॉन q में दो चीजें चाहिए, p चाहिए, q चाहिए ना, लेकिन q 0 नहीं होता। तो हमने कहा कि p ले लो कुछ भी इंटीजर और q ले लो z माइनस 0 छोड़ के, 0 को छोड़ के। समझ में आ गया? क्या ये डिनोमिनेटर है? हाँ, z जो होता है वो n के वो होता है, न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट। काउंटेबल हो गया, तो ये काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, तो इनका जो क्रॉस होगा वो भी काउंटेबल होगा। और इनका क्रॉस करने से सारे रैशनल नंबर कवर हो गए। समझ आ गया? ठीक है, तो बड़ी बात नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रिजल्ट है ये आप लोगों के उसमें पार्ट ऑफ शायद सिलेबस का पार्ट है ये, श्रोडिंगर थ्योरम। तो इसको तो हम लोग जरूर देखेंगे, श्रोडिंगर थ्योरम। आज शायद अभी पूरा कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग डे आफ्टर टुमारो जो है श्रोडिंगर थ्योरम की बात और पहले से करेंगे। फिलहाल इसमें कुछ टर्म्स यूज हो रहे हैं, वो टर्म्स मुझे बता देना बहुत जरूरी है। इसमें आई थिंक कुछ मिसिंग है क्या, एक मिनट रुकिए। डोमिनेटेड, नथिंग इज, चलिए ठीक है, नथिंग इज मिसिंग। श्रोडिंगर थ्योरम, श्रोडिंगर थ्योरम के पहले ये एक टर्मिनोलॉजी है, एक टर्म है, डोमिनेटेड बाय। इसको समझते हैं, डोमिनेटेड बाय का क्या मतलब है। कब हम कहते हैं कि एक सेट, a set is dominated by other set, कब हम कहेंगे इस बात को? तो देखिए, अगर सपोज कीजिए कि आपके पास दो सेट्स हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास दो सेट्स हैं, सेट A और सेट B, ठीक है ना? तो हम कहते हैं कि A is dominated by B, इस तरह से लिखते हैं, A is dominated by B if there exists f, a function f from A to B which is 1 1। ये फंक्शन क्या हो, 1 1 हो जाए। क्या 1 1 कहा गया? अच्छा, 1 1 और 2 दोनों होते हैं, तो हम वो तो दोनों को न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट कहते हैं। 1 1 मैपिंग हमें मिल रही है, तो हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं कि A is dominated by B।
ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये समझ लीजिए 1,2 इज डोमिनेटेड बाय ABC। यहां की बात समझने लायक है, ये उसका सबसेट नहीं है, ये उसका सबसेट नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन तभी हम ये बात कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, डोमिनेटेड बाय डोमिनेटेड बाय क्यों कहेंगे? देखिए एक मैपिंग लेंगे, मैपिंग क्या होगी, f(1) a ले लो, f(2) b ले लो। बताओ क्या मैपिंग बन है? यस, बन का मतलब क्या है कि अलग अलग एलिमेंट्स की, कि अलग अलग इमेज, दो अलग अलग की सेम इमेज तो नहीं आ रही है, तो बन मैपिंग है ना। और ये मैपिंग कहां से कहां है, फ्रॉम दिस टू दिस हम कह सकते हैं, इनटू नहीं, ऑनटू तो है, ये उल्टा बोल दिया मैंने, ऑनटू नहीं है, इनटू हो, क्योंकि कौन सा एलिमेंट छूट जा रहा है, सी इज नॉट इमेज ऑफ एलिमेंट। बन है कि नहीं, बस इतना सफिशिएंट है। अगर मैपिंग बन हो रही है f from a to b, तो हम कहेंगे a is dominated by b, ठीक है। अब शॉर्टर बर्नस्टीन थ्योरम क्या कहता है, if a is dominated by b and b is dominated by a, then a is equivalent to b, numerically equivalent to b। अगर a डोमिनेटेड बाय b हो रहा है और b डोमिनेटेड बाय a हो रहा है, तो a और b एक दूसरे के न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। अच्छा चलिए, अगर मैं एक सवाल पूछूं, यहीं पर सवाल लिखा हुआ है, क्या ये पार्शियल ऑर्डर है? मतलब देखिए, अगर हम जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट रिलेशन की, हम बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले बात की न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंट, याद है? वो रिलेशन क्या था, कैसा रिलेशन था? पार्शियल ऑर्डर था, इक्विवेलेंस रिलेशन था, इक्विवेलेंस रिलेशन था, इक्विवेलेंस क्लास बनी थी, फिर उसका कार्डिनल नंबर था, सबको पता है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। लेकिन यहां तो मैं इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं चाह रहा, क्योंकि देखिए आप जानते हो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है सिमेट्री, और पार्शियल में एंटी सिमेट्री। तो मैं तो यहां पर बहुत छोटी बात कर रहा हूं, क्या ये पार्शियल ऑर्डर होगा? कौन सा रिलेशन पार्शियल ऑर्डर होगा? डोमिनेटेड बाय वाला रिलेशन पार्शियल ऑर्डर होगा कि नहीं होगा? सिंबल तो वैसा ही है ना, सिंबल तो वैसा ही है, देखने में लेस देन इक्वल टू जैसा कुछ लग रहा है, ठीक है। तो क्या ये पार्शियल ऑर्डर होगा? सोचिए, पार्शियल ऑर्डर होने के लिए क्या होगा? रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव तो है, वो कैसे है? रिफ्लेक्सिव ऐसे है कि आप मैपिंग ले लो, आइडेंटिटी मैपिंग f(x) बराबर x ले लो f from a to a, क्योंकि देखिए कहीं पर ये देखिए समझ लीजिएगा, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ऑनटू ना होने पाए, ऐसा कहीं केवल 1 होने के लिए बोला गया, ये थोड़ा बोला है कि ऑनटू नहीं ना, ऑनटू मत होने देना, ऐसा नहीं कहा गया। केवल क्या कहा गया, कंडीशन क्या है, चेक क्या करना आपको, इसका मतलब ये होता है कि आपको उसकी एलिजिबिलिटी देखनी है। अगर मान लीजिए कि उसके पास में एमएससी के अलावा और पीएचडी भी था, तो क्या वो जो कोई छोटा जैसे पीजीटी का एग्जाम था उसको नहीं बैठ सकता उस एग्जाम में, बस कुछ वैसे ही आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो 1 आपको देखना है, तो क्या मैपिंग 1 है कि नहीं, fx x है, तो हम कह सकते हैं a is dominated by a। सो मतलब ये है कि यस रिफ्लेक्सिव, एवरी सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, डोमिनेटेड बाय a, मतलब a रिलेशन a। फिर ट्रांजिटिव भी आप, मैं ट्रांजिटिव पहले बता दूं, ट्रांजिटिव सी है, a डोमिनेटेड बाय b मान लेंगे, b डोमिनेटेड बाय c मान लेंगे, तो जो उनका अपोजिंग करेंगे, है ना, कंपोजिट, तो वहां से आप दिखा पाएंगे कि 1 और 1 का कंपोजिट 1 होता है, a डोमिनेटेड बाय c होता है, ठीक है। एंटी सिमेट्री पकड़ो, एंटी सिमेट्री हो रही कि नहीं हो रही? एंटी सिमेट्री का मतलब क्या? अगर a r b और b r a, तो क्या आना चाहिए, a इक्वल टू b। तो यहां पर क्या हो रहा है, a r b हो गया, a डोमिनेटेड बाय b हो गया, और क्या हो रहा है, b r a हो गया, b डोमिनेटेड बाय a हो गया, ठीक है ना। तो क्या आना चाहिए था, क्या a इक्वल टू b हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये तो कुछ और हो रहा है, न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट हो रहा है। तो दिस इज नॉट पार्शियल ऑर्डर। इंटरेस्टिंग था, ये पार्शियल ऑर्डर नहीं, क्योंकि a इक्वल भी चाहिए था हमें। ले लो क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये ले लो ना, ये देखो, ये देखिए, ये देखिए,
ये है ना एग्जांपल। देखिए दिस इज डोमिनेटेड बाय दिस, यही मैपिंग देखो 1 1 है कि नहीं? और उल्टा कर दो, इसका इनवर्स मैपिंग कर दो, वो भी 1 1 है। सो दिस डोमिनेटेड बाय दिस एंड दिस डोमिनेटेड बाय दिस, तो क्या दोनों इक्वल है? इक्वल तो है, सेट तो इक्वल तब होते हैं जब एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। तो अच्छा, तो दोनों में इक्वल है क्या? कार्डिनलिटी इक्वल है, यस, यही फर्क है। ये पार्शियल ऑर्डर तो ये नहीं है, समझ में आ गया? लेकिन अच्छा एक काम करते कि हम यहां पर इस रिलेशन में कार्डिनलिटी जोड़ देते तब हो जाता है ना? तो अगर यहीं पर कार्डिनलिटी में ही हम ऐसा रिलेशन कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, वो पार्शियल ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, श्रोडिंगर थ्योरम क्या है? ये भी बहुत ही पावरफुल टूल है सेट थ्योरी का। क्या बताने के लिए कि दो सेट न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट कब होंगे? कब होंगे? अगर A is dominated by B and B is dominated by A, तो A और B क्या हो जाएंगे? न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग कैंटर्स थ्योरम अभी देखते हैं, हम लोग क्या बात करेंगे। कैंटर्स थ्योरम रहेगा, कुछ और छोटे छोटे रिजल्ट्स होंगे, इनफाइनाइट कार्डिनल होगा, कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस होगा, एस्थेटिक ऑफ कार्डिनल नंबर्स होगा। हाँ, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। कल हम लोग मतलब डे आफ्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली सारा काम हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।